वेलकम बैक टू माई चैनल एपीटी स्टडीज और आज की इस वीडियो में अल्फ़ा सीरीज़ की तीसरा ये वीडियो है जिसके अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई के चैप्टर 3 ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स को समझेंगे। ये एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर के बारे में और इसके अंदर हम हाई लीड बोल्ड क्वेश्चंस इवन MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन विदाउट एनी डिले। ठीक, अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। अब सबसे पहले मतलब समझते हैं कि भाई अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स हो रहा है तो भाई इसमें कुछ प्रोसेस भी लग रहे होंगे। ठीक, कुछ फिजियोकेमिकल प्रोसेस लग रहे होंगे जिनसे कि रूट्स वाटर अब्जॉर्ब कर पाए। रूट्स ने कुछ अडेप्टेशन की होंगी जिससे वो वाटर अब्जॉर्ब कर पाए। अब वाटर जब अब्जॉर्ब कर रही है तो किस लिए कर रही है एंड क्या रूट्स ही वाटर अब्जॉर्ब करें, इसका वेरिफिकेशन है ना, अलग अलग चीज़ों के वेरिफिकेशन। सो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। So start with the topics to begin. Before starting the chapter, we must know what we are about to study. कि हम कब पढ़ने क्या जा रहे हैं। हमें पढ़ने से पहले ये भी पता होना चाहिए क्या हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट्स, कि आखिर ज़रूरत क्या है प्लांट्स को पानी की। चाहे तो प्लांट्स बिना पानी के भी रह सकते, कोई तो ज़रूरत होगी ना, तभी तो वो पानी को ऑब्जॉर्व करते होंगे रूट से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट फॉर ऑब्जॉर्प्शन, क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या अडेप्टेशन की है रूट्स ने कि वो वाटर को अब्सॉर्ब कर सके। फिजियोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस, अब वाटर को अब्सॉर्ब कर रही तो कुछ फिजियोलॉजिकल केमिकल प्रोसेसेस भी अकर करते हैं। टर्जिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस एंड फ्लैसिडिटी, ये सेल की कंडीशंस होती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। रूट प्रेशर, गटेशन एंड ब्लीड, ये भी कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम समझेंगे। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब ये क्या चीज़ है, ये किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, इसके बारे में भी हम समझेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट देखेंगे। एंड ऑल टेक्स्ट बुक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स डिटेल्ड, जितने भी आपकी बुक में, ठीक है, जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने की चांसेस हैं या आ सकते हैं, वो सारे ही एक्सपेरिमेंट्स इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट हाई यील्ड बोर्ड क्वेश्चन एंड MCQs की प्रैक्टिस करेंगे फॉर योर रिविजन एंड फॉर योर क्लियरेंस। स्टार्ट विद द नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। आखिर प्लांट को वाटर क्यों चाहिए? पहला रीज़न ये है कि वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट सिस्टम। ठीक है, मिनरल सॉल्ट्स क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है उसी के अंदर हमें मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं। दैट्स वाई जब प्लांट हमारा वाटर अब्सॉर्ब कर रहा है तो उसके साथ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ये जो वाटर है जो हमने अब्सॉर्ब किया है वो स्प्लिट करता है इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन में, जो प्रोड्यूस करते हैं अल्टीमेटली ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वाटर स्प्लिट करे इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट ट्रांसपीरेशन क्या होता था, जब हमारे वाटर वेपर की फॉर्म में एरियल पार्ट से जो वाटर होता था वो इवापोरेट होता था, उसे हम कहते थे। अब इवापोरेट होने के लिए इवापोरेट क्यों होता था वाटर, ताकि उसे कूलिंग इफेक्ट मिले, और दूसरा ये ट्रांसपीरेशनल पुल जनरेट करता है जिससे हमारा वाटर अपवर्ड की तरफ मूव कर सके। ठीक, सो इसके लिए भी हमें वाटर चाहिए, कि अगर वाटर को हमें इवापोरेट करना है तो उससे पहले हमें वाटर चाहिए भी तो होगा। तो ये दूसरा रीज़न है कि प्लांट्स को वाटर क्यों चाहिए। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, मैंने पहले भी बताया था, जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं और मूव करते हैं रूट्स टू लीव्स बाय वाटर कॉलम्स। मैकेनिकल स्टिफनेस, जो हमारे प्लांट्स को स्टिफ बनाती है वो होती है इसकी टर्जिडिटी। मान लो आप कोई बैलून ले रहे हो और उसके अंदर आप पानी एकदम भरे दे रहे हो, तो जो बैलून होता है एकदम फूल जाता है। उसी तरह से जब हम अपने प्लांट्स में पानी एकदम भर जाता है तो हमारा प्लांट भी एकदम गप्पू हो जाता है, एकदम फूल जाता है। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं टर्जिडिटी, क्योंकि अब उसके अंदर एक्यूमुलेशन और वाटर का नहीं हो सकता और ये फुल्ली एक्यूमुलेटेड है। ठीक है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, टर्जिडिटी। और टर्जिडिटी ही रीजन है कि जो हमारे प्लांट्स में मैकेनिकल स्टिफनेस आती है। अब प्लांट्स को मिनरल्स क्या चाहिए? पहली बात तो मिनरल्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, स्ट्रक्चरल ग्रोथ, लंबाई पेड़ की बढ़ रही, चौड़ाई बढ़ रही, तो उसके लिए चाहिए। फिजियोलॉजिकल फंक्शन, कि नाइट्रोजन से प्रोटीन बना लिया और मैग्नीशियम से क्लोरोफिल, तो उसके लिए भी हमारा जो है मिनरल्स की नीड होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज डायग्राम।
सो ये जो रूट हेयर का डायग्राम्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड में 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कभी कभार थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट आर द 3 स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स टू इनेबल देम? ओके, सो इट इज द अडेप्टेशन ऑफ रूट्स टू ऑब्जर्व वाटर। सो फर्स्ट इज इनॉर्मल सरफेस एरिया। आप देखोगे कि जब आप देखते हो कि जो रूट्स होते हैं उनमें एकदम मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक रूट हेयर्स होते हैं, जिनमें जो प्रोवाइड करते हैं क्या, लार्जर सरफेस एरिया। और लार्जर सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, कि हमारा जो वाटर अब्जॉर्प्शन रेट है वो भी बढ़ रहा है। ज़्यादा रूट हेयर्स, ठीक, माइक्रोस्कोपिक रूट हेयर्स बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में, इनॉमरस क्वांटिटीज़ में, तो वो सरफेस एरिया को बढ़ा रही है, और सरफेस एरिया हमारे वाटर के अब्जॉर्प्शन को रेट को भी बढ़ा रही है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सेल्स है, जो हमारी सेल्स ऐप होती है, ठीक है, सेल्स ऐप होती है। तो उसमें क्या होता है, देखो हमारा जो हमारे जो वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर हमारी सेल्स है। अब देखो, मान लो बाहर का जो कंटेंट है वो डाइल्यूट फॉर्म में या नॉट मोर कंसनट्रेटेड है, मतलब बाहर में सॉल्वेंट ज़्यादा है, सोल्यूट कम है, बट अंदर में सोल्यूट ज़्यादा है एंड सॉल्वेंट कम। तो इस कंडीशन में आपको एक चीज़ याद रखनी कि जब भी आपकी मूवमेंट होती है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो बाहर आप देखोगे तो वाटर हमारा ज़्यादा है, सोल्वेंट हमारा ज़्यादा है, तो हमारा जो वाटर होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन, और अंदर हमारा सॉल्यूट ज़्यादा है इसलिए वाटर कम हो गया, तो वहाँ की तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से हमारा सेल में जो होगा मूवमेंट होगा वाया ऑस्मोसिस। ठीक, थिन परमिएबल वॉल्स। अच्छा, ये चीज़ हमारी रूट्स में भी हो रही है कि बाहर में जो सराउंडिंग में वाटर है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में, अंदर हमारे सोल्यूट्स होते हैं तो लो कॉन्सेंट्रेशन, तो रूट हेयर की तरफ मूव कर रहा है, और इससे हमारा ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर हमारी सेल के अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है। थिन एंड परमिएबल वॉल्स, देखो जो हमारा जो रूट हेयर होता है उसके अंदर थिन, पतली पतली सी, और परमिएबल का मतलब, फ्रीली परमिएबल का मतलब होता है कि वो किसी भी सब्सटेंस को आने देने देता है, तो इसी वजह से हमारा जो वाटर होता है वो ईजिली जा सकता है। जो अंदर की सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ही पास करने को देती है और बाकी सबको रेस्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक, नाउ लेट्स सी इट्स डायग्राम। सो ये रूट हेयर का हमारा डायग्राम है। ठीक, देखते हैं इसके बारे में, डिस्कस करते हैं। ठीक, ये एपिडर्मल सेल बाहर, जब हम अगर बात करें एपिडर्मल का मतलब ही क्या होता है, डर्मल का मतलब क्या होता है, स्किन, डर्मिस है ना, स्किन से रिलेटेड है, और एपी का मतलब होता है ऊपर, तो ये ऊपर वाली, बाहर वाली प्लांट की स्किन है मान लो, ठीक है, एक्सप्लेन अपने आप को समझने के लिए, अपने आप में समझने के लिए, ये बाहर प्लांट की स्किन, तो इस वजह से इसको एपिडर्मल सेल बोला गया, बाहर वाले सेल हैं एपिडर्मल सेल, बाहर की स्किन के सेल्स। ठीक, तो इनको क्या बोल दिया गया, एपिडर्मल सेल। सेल वॉल आपको पता है सबसे बाहर होती है प्लांट में, एक मान लो प्लांट सेल है तो उसमें सबसे पहले सेल वॉल होती है, फिर हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, और अंदर की तरफ हमारा ये साइटोप्लाज्म है ना। वैक्यूल हर प्लांट में बहुत बड़े बड़े, एक बहुत बड़ा सा पाया जाता है। सेल मेम और हमारा न्यूक्लियस दुबक के बगल में बैठ गया, ठीक, और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाद होती है। ये देखो, ये वाला रूट हेयर काफ़ी लेंथ में बड़ा है, तो इसका मतलब ये ग्रोन है, फुल्ली ग्रोन रूट हेयर, और ये छुटकू सा भी, ये दोनों उग रहे हैं, तो न्यूली ग्रोइंग रूट हेयर्स के भी उग रहे हैं। ठीक, ना स्लाइड 4, फिनोमिना इन्वॉल्व इन अब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या होता है, इम्बिबिशन होती है सेल वॉल से सेल वॉल की मूवमेंट। मान लो ये दो प्लांट्स हैं, ठीक, दो प्लांट्स हैं, इनके बीच में डिस्कशन हुआ, और इसने कहा मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं आऊँगी, मैं बाहर से चली जाऊँगी, मतलब इनको कुछ बातचीत करनी थी, और इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊँगी, मैं तुम्हें बाहर से चली जाऊँगी। ठीक, तो ये बाहर से चली, तो बाहर से कैसे गई, बाहर क्या होता है प्लांट की सेल वॉल, तो सेल वॉल के थ्रू यहाँ पे मूव करते करते चली गई, तो इसे ही हम कहते हैं इम्बिबिशन, द फिनोमेना बाय विच लिविंग और डेड प्लांट सेल्स ऑब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन विदाउट फॉर्मिंग सोल्यूशन। इसमें सोल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं। अब एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं स्वेलिंग ऑफ ड्राई सीड्स, या आप किशमिश क्या ले सकते हो, कि आप ले सकते हो लाइक आप डोर्स देखते हो, ठीक है, वुडन डोर्स, वो जैम कर जाते हैं रेन के टाइम में, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके डेड सेल्स क्या करते हैं, इम्बिबिशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, solutes, gases and liquids।
from a region of higher concentration to their region of lower concentration when they are in direct contact. जब कोई भी दो चीज़ें, मतलब मान लो सॉल्यूट हो, गैसेस हो, सॉल्वेंट हो, लिक्विड्स हो, एनीथिंग, ठीक, तो जब वो दोनों कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो उनकी मूवमेंट होती है किससे, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन. एग्जाम्पल, स्प्रेडिंग ऑफ अ क्रो एक्चुअली दिस इज ड्रॉप ऑफ इंक इन अ बीकर ऑफ अ वाटर. सो ये हमारा इम्बिबिशन का डायग्राम है. ये देखो, इम्बिबिशन में हमने डाल दिया कुछ ड्राई सीड्स और ये स्वेल हो, यू कैन सी कि ये हमारे सीड्स थे, ड्राई सीड्स थे, और हमने कुछ टाइम बाद देखा तो इम्बिबिशन की वजह से ये स्वेल हो गई. ठीक, नाउ यू कैन सी यहाँ पे जर्मिनेशन हो रहा है. तो जो हमारे जो सीड्स में जर्मिनेशन होता है उसका भी एक कॉज होता है इम्बिबिशन. सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ध्यान रखना. नेक्स्ट, दिस इज फॉर डिफ्यूजन. देख रहे हो आप इंक डाल रहे हो, पहले इंक खाली यहाँ थी, ठीक, तो इंक पे यहाँ पे हमारा हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, वेरस यहाँ पे देखो तो यहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसका, सॉल्यूट का. सॉल्यूट इज द इंक, है ना, सॉल्यूट का. सो यहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर ये मूव कर रहा है और धीरे धीरे डिफ्यूज़ कर रहा है ना. स्लाइड 5, हाईली डिफरेंट स्टेबल्स. ठीक, सबसे पहले समझते हैं इंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस. पहले इंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस को समझने से पहले हमें ये तो जानना होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है. सो ऑस्मोसिस सिंपली क्या होता है कि जब कोई भी दो चीज़ें, मतलब कि दो, मान लो वाटर को कंसंट्रेशन, पहली बात तो वाटर की मूवमेंट में बात होती है ऑस्मोसिस में. तो वाटर के मूवमेंट में दो सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कांटेक्ट में, मान लो ये है, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कांटेक्ट में है, और यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, वेयरएस हियर इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर. सो वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा और यहाँ गप्पू कर देगा, ट्रेजेडिटी इसकी इंक्रीज कर देगा. सो दिस इज ऑस्मोसिस. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट सी इंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस. अब ये क्या बला का, ठीक है, मान लो कि हमारा कोई सेल है, उसके बाहर में हमारा जो है पानी का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लो, और अंदर साइड में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है एंड सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई. मतलब अंदर की तरफ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड और बाहर की तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन का रीजन. सो वाटर का, पर मैं अभी सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ. सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में अंदर की तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन का रीजन है और बाहर की तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन. पर हमें क्या बोला जाता है ऑस्मोसिस में कि वाटर के थ्रू चेक किया जाता है. तो वाटर बाहर तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे हायर हो गया वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, अंदर लोअर हो गया, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा वाटर, और ये क्या हो जाएगा, गप्पू हो जाएगा सर, इसकी टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाएगी. थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द वाटर विल मूव. तो इसे हम कहते हैं एंडोस्मोसिस. और एक्सोस्मोसिस आउटवर्ड ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर. इसमें क्या हो रहा है, इसमें जस्ट अपोजिट हो रहा है. बाहर का पानी कम है, ठीक, अंदर का पानी ज़्यादा है, गप्पू है सिर्फ, और इसलिए बाहर की तरफ पानी को फेंक रहा है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसे हम कहते हैं आउटवर्ड ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर विच इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस. ठीक, नेक्स्ट सेल इस, अब ये भाई हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इस बारे में भी हम जान लेते हैं. देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, इस डायग्राम से समझते हैं. ठीक, ये हमारे एनिमल सेल है, ठीक है, जो कि आरबीसी है, और ये हमारे प्लांट सेल है. ठीक, नॉर्मल सेल कंडीशन में दिख रहा है, नॉर्मल सेल कंडीशन में दिख रहा है. मान लो इसके बाहर में पानी बहुत ज़्यादा है, अंदर पानी बहुत कम है, तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक. हिप्पो हाइपो एक जैसा नहीं लगता, तो हिप्पो हाइपो से याद रखना हाइपोटोनिक, जिसमें गप्पो हो जाता है, सब फूल जाता है. ठीक, दोनों ही सेल फूल गए. बट देखो, आप एनिमल सेल में देखोगे तो बर्स्ट हो गए, तो प्लांट सेल में नहीं हुआ. इसका एक रीज़न है, क्योंकि इसके बाहर की तरफ ये जो वॉल है वो कंटेंट पे, सेल सैप पे, सेल कंटेंट पे
क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, जिसकी वजह से जो हमारा टर्गर प्रेशर क्या है, जो सेल कंटेंट का प्रेशर है, इस सेल कंटेंट का प्रेशर सेल वॉल पे उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। वो पड़ रहा है, वो काउंटर बैक कर रहा है किसको, वॉल प्रेशर को, है ना। वॉल प्रेशर इज काउंटर बैकिंग द टर्गर प्रेशर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एकदम अपोजिट कंडीशन है। यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन जो था वो हाई था अंदर की तरफ, बाहर की तरफ लो था। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सोस्मोसिस हो गया दोनों ही केसेस में। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म श्रिंकेज हो गया, श्रिवल्ड सेल्स, ठीक। सो इसमें अब हम ये लाइन पढ़ते हैं, सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोला जाए, हाइपोटोनिक मतलब हिप्पो बन जाएगा, सेल फूल जाएगा, टर्जिडिटी इंक्रीज। तो एंडोस्मोसिस का एग्जाम्पल। हाइपोटोनिक मतलब एकदम श्रिंकेज हो जाएगा साइटोप्लाज्म का, मतलब कि एक्सोस्मोसिस का एग्जाम्पल, क्योंकि पानी जब बाहर निकलेगा तभी तो वो श्रिंकेज हो जाएगा। द सेल एक्सपैंड्स एंड बिकम्स टर्जिड, जब वाटर एकदम फुल्ली गप्पू हो जाए और वो अब और वाटर अकोमोडेट नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्जिडिटी। द सेल प्रोटोप्लास्ट श्रिंकेज एंड बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड, जब हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है श्रिंक कर जाता है, ठीक। उस कंडीशन को सेल वॉल हमारी वैसी रहेगी, हमारा प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। उस कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक। तो डायग्राम समझ चुके हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है, तो सेल में कोई वो इम्पैक्ट नहीं होता। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि जिसमें हमारी एटीपी लगती है। अब एटीपी क्या होती थी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इज सिंपली द डिफ्यूजन विच रिक्वायर नो एनर्जी। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी क्यों लगती है, क्योंकि इसको ना लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना, ठीक है। इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइम हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। जब हम विपरीत काम करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने भी कहा कि मैं भी विपरीत काम करूँगा, कुछ अपोजिट करूँगा सबसे, तो इसने संघर्ष किया, इसको एटीपी खर्च करनी पड़ी, ठीक। Requires cellular energy in the form of ATP. Molecule move against the concentration gradient. कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर जा रहे हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं। Absorption of minerals and nitrates phosphate by root hairs from spear soil. अब देखो, बाहर में कॉन्सेंट्रेशन लो है, ठीक है, मिनरल्स और आयंस का कॉन्सेंट्रेशन लो है, और अंदर में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हमारा मिनरल साइंस और नाइट्रेट्स की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी, तो उसको अंदर लाने के लिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, हम नहीं प्लांट्स। डज नॉट रिक्वायर एनी सेलुलर एनर्जी, कोई भी सेलुलर एनर्जी नहीं रिक्वायर करते हैं, सिंपली ये डिफ्यूजन है। तो कहाँ से, अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस और गैस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, दोनों ही एग्जाम्पल हैं, ठीक। नेक्स्ट इज टर्जिडिटी एंड प्लाज्मोलाइसिस। दोनों ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि मान लो अगर आपके सेल में एकदम जो प्लांट सेल है इसमें एकदम गप्पू बन जाए, पानी एकदम भर जाए बाय द एंडोऑस्मोसिस, जब कॉन्सेंट्रेशन वाटर का बाहर हाई है एज कम्पेयर टू द इनर साइड ऑफ द सेल। सो इस कंडीशन में हमारा सेल गप्पू हो जाता है और पानी हम इसमें अकोमोडेट नहीं कर सकते, ले नहीं सकता, और इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्जिडिटी, जो स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। प्लाज्मोलाइसिस में जस्ट इसका अपोजिट होता है, हमारा जो पानी था वो हमारा जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाहर का पानी, ठीक। हायर कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल देन आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड में लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, इससे श्रिंकेज होता है सेल का, श्रिंकेज होता है प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, और ऐसे सेल को कहते हैं प्लाज्मोलाइज सेल या फ्लैसिड सेल, ठीक। A state where a plant cell is fully distended with water and its wall cannot stretch any further, कि एकदम fully accommodated है। Now what is turgor pressure, जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यूज दिस वर्ड, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो हमारा सेल कंटेंट जो हमारा पानी मिनरल्स है ना, तो उन सब का जो कंटेंट, सेल कंटेंट का प्रेशर हमारे सेल वॉल के ऊपर पड़ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर क्या है, जस्ट इसका अपोजिट की जो वॉल है हमारी सेल वॉल है उसका हमारे सेल कंटेंट में प्रेशर पड़ रहा है, उसे हम वॉल प्रेशर कहते हैं। और ये दोनों एक दूसरे का काउंटर बैक करते हैं और एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तभी तो काउंटर बैक करेंगे। अगर मान लो ये हमारा ज़्यादा हो जाए तो क्या ये इसको बर्स्ट नहीं हो जाएगा सेल,
हमारा मान लो जो हमारा अंदर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या हमारा सेल बर्स्ट नहीं हो जाए? तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा ये दोनों मतलब टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर दोनों ही इक्वल होते हैं इन द केस ऑफ प्लांट्स, क्योंकि एनिमल सेल्स में ऐसी कंडीशन होगी तो वहाँ बर्स्ट हो जाएगा। प्लाज्मोलाइसिस when living plant cell displays highly concentrated hypertonic solution, मतलब क्या है, बाहर का जो हमारा कंटेंट है उसमें जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा लो कंसंट्रेशन का, whereas in the cell it is of high concentration, तो एक्सोस्मोसिस होगी एंड हमारा श्रिंक कर जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द सेल वॉल। फ्लैसिड स्टेट क्या होता है? अब ये फ्लैसिड स्टेट क्या होता है? द इंटरमीडिएट स्टेट वेयर द सेल इज लिम्फ नीदर फुली टर्जिड नॉट कंप्लीटली प्लाज्मोलाइज्ड। जब एक इंटरमीडिएट स्टेट मतलब बीच की समझ लो, जहाँ पे ना जो हमारा सेल है ना फुल्ली प्लाज्मोलाइज्ड है ना ही फुल्ली हमारा टर्जिड है, उस कंडीशन को फ्लैसिड स्टेट कहते हैं। डीप्लाज्मोलाइसिस इज द रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता था, हमारा पूरा जो होता था साइटोप्लाज्म हमारा श्रिंक हो जाता था फ्रॉम वो। सो इसमें क्या हो रहा है, एंडोस्मोसिस हो रहा है और रिस्टोर कर रहा है टर्जिड स्टेट को, पानी हमारा भर रहा है, गप्पू हो रहा है। नाउ दिस इज द डायग्राम वेयर इट शोज कि जो हमारा टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर वो एक दूसरे को काउंटर बैक कर रहे हैं। ये हमारा टर्गर प्रेशर अप्लाई हो रहा है हमारे सेल कंटेंट्स का सेल वॉल पे, एंड यहाँ पे सेल वॉल भी हमारा प्रेशर लगाती है जो एक दूसरे को काउंटर बैक करती है ना। हम बात करते हैं अब एक्सपेरिमेंट्स। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑस्मोसिस वाया थिस्टल पेन। सो लेट्स सी, हम डायरेक्ट डायग्राम देख लेते हैं, ये रीडिंग के लिए, ठीक है, ये रीडिंग के लिए है, हम डायग्राम से डायरेक्टली समझते हैं। ये हमारा डायग्राम है जिसके अंदर एक थिस्टल फनल है, और इस थिस्टल फनल ये 5 मिनट पेपर है, चाहो तो यहाँ एग मेम्ब्रेन भी लगा सकते हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो सेमी परमेबल है उसको लगाना। 5 मिनट पेपर, एग मेम्ब्रेन, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। थिस्टल फनल है, ये हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर है, कौन सा वाटर है, शुगर सोल्यूशन वाला वाटर, और यहाँ पे बाहर साइड वाला नॉर्मल वाटर। बीकर स्टार्टिंग लेवल को मार्क किया है, ठीक है, लेवल को मार्क कर देंगे। अब क्या करेंगे कि जो इसमें आप देखोगे थोड़े टाइम के लिए 2 to 5 आवर्स आप छोड़ दोगे, और आप देखोगे थोड़े टाइम बाद कि इसका जो लेवल है वो राइज कर गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ ऑस्मोसिस हुई। बाहर देख सकते हो वाटर का हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है, और अंदर शुगर डिजॉल्व है तो वाटर का लोअर कंसंट्रेशन है। इसकी वजह से वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, इट मीन्स दैट बीकर से थिस्टल फनल की ओर मूव करेगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज thus prove that it is osmosis. Experiment 2, xylem conducts water. So let's see, xylem वाटर को कंडक्ट करता है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट है। सो सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको लेना है लीफी ट्विग ऑफ प्लांट लाइक बालसम, ठीक है, जिसमें आपको इओसिन सोल्यूशन लेना है। इओसिन सोल्यूशन है ये, जो कि इसके इओसिन सोल्यूशन है, ठीक है, पिंकिश टाइप का होता है। अब इसमें आपको उस ट्विग को डाल देना है और कुछ टाइम के लिए छोड़ देना। जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, लीफ का ट्रांसफर सेक्शन में आपको जाइलम पार्ट रेड दिखेगा या पिंक भी कह सकते हो, ठीक। आपको पता है कि जाइलम जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है और फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। तो अगर आपको जो हमारा क्या बोल रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन में, स्टर्म के ट्रांसफर सेक्शन में बीच में आपको दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि हमारा क्या है, जाइलम है जिसमें वाटर कंडक्ट किया है। रूट में भी सेम जगह बीच में मिडिल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 3, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड वाटर, इस प्रिपेयर्ड फूड एक्चुअली। सो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे गर्डलिंग करनी है, रिंग एक्सपेरिमेंट है, इसको यहाँ पे काट देना है, ठीक है, इतना हिस्सा हमने हटा दिया। अब हमारा फ्लोएम तो कंडक्ट करेगा, फ्लोएम हमारा बाहर की तरफ पाया जाता है, रिंग होती है फ्लोएम की, और अंदर की तरफ जाइलम, तो जाइलम तो कंडक्ट कर ही रहा है। अब फ्लोएम हमारा फूड कंडक्ट करता है। अब फूड का बनता है लीव्स में, तो लीव्स से जब फूड यहाँ आएगा तो आगे जगह ही नहीं होगी, क्योंकि आगे फ्लोएम ही नहीं, जिस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा फूड का। और इससे प्रूव हो रहा है कि फ्लोएम ही वही होता है जो हमारा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। लैब एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द रूट्स अब्सॉर्ब वाटर। लेट्स सी, हमें क्या करना है, सिंपल है, इजी है। 3 हमें कुछ इस तरह से टेस्ट ट्यूब लेने हैं,
ये हमारा कंट्रोल सेटअप है। कंट्रोल सेटअप एक ऐसा सेटअप होता है कि मान लो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और अगर आपने तेल डाला या तेल नहीं डाला फिर भी हमारा वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो वाटर है वो हमारे खाली प्लांट से अब्सॉर्ब हो रहा है, इसका कोई और कारण नहीं है कि वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है। तो इसलिए कंट्रोल सेटअप है जिसके अंदर वाटर ऑयल क्यों, ताकि वाटर का एवोपरेशन को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। और 1-2 दिन के लिए एसिड डाल के छोड़ देंगे और कुछ दिन बाद देखोगे तो यहाँ पे लेवल हमारा नीचे की तरफ चला गया, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द जाइलम कंडक्ट्स वाटर, ठीक। ये एक और एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसके अंदर आपको गर्लिंग करनी है। एक हमारा कंट्रोल सेटअप है। कौन सा कंट्रोल सेटअप है? दिस वन इज़ कंट्रोल सेटअप, क्योंकि इसमें फ्लोएम रिमूव किया गया, इसमें जाइलम रिमूव किया गया। और यहाँ पे देखोगे कि यहाँ तो हमारे टर्जिट हेलिक्स, टर्जिट का मतलब स्टिफनेस हेलिक्स, पर यहाँ हमारी लिप बिल्ट कर जाएंगे, दैट मीन्स इसके अंदर स्टिफनेस नहीं है। फिर भी यहाँ पानी है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जाइलम नहीं होगा जो वाटर को कंडक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो हमारी लीव्स में टर्जिडिटी कैसे आएगी। एक्सपेरिमेंट 4 डेमोन्स्ट्रेटिंग रूट प्रेशर। अब एक्सपेरिमेंट 4 की बात करते हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है रूट प्रेशर को, ठीक। इसमें सिंपल क्या करना है, आपको क्या लेना है, कट अ स्टेम ऑफ वेल वाटर पॉटेड प्लांट। एक पॉटेड प्लांट की जो होता है उसकी स्टेम को कट करना है, इसमें कोई लीफ नहीं रखना, इसको एक ग्लास ट्यूब से अटैच करना है, ठीक है, विद अ टाइट रबर स्लीव, और उसको फिट कर देना है किसमें, इसमें फिट कर देना है। जब ये हमारे रबर स्लीव से ग्लास ट्यूब में अटैच किया जाएगा तो थोड़ी टाइम बाद देखेंगे ग्लास ट्यूब के अंदर थोड़ा सा हमें वाटर मिलेगा, तो हमें इससे पता चल रहा है कि हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे रूट प्रेशर की वजह से वाटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। नो स्लाइड 12 जो कि बता रहा है गटेशन एंड ब्लीडिंग। गटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई लीव है तो लीव की जो ये मार्जिन होती है उसमें रूट जो वाटर होता है उसका ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ही जो हमारा स्केप होता है उसे हम क्या कहते हैं, गटेशन। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स अलोंग द अंजिन margin or tips of the leaves through the specialized pores called हाइडाथोड्स। हाइडाथोड्स क्या होते हैं, ये देखो ये हमारी मार्जिन के अलॉन्ग होते हैं जिनके ही थ्रू क्या हो रहा है, हमारा वाटर हमारा ड्रॉपलेट्स के थ्रू लूज हो रहा है। इट अकर्स टू द हाई रूट प्रेशर एट नाइट अर्ली मॉर्निंग व्हेन द सॉइल मॉइस्चर इज हाई बट एटमॉस्फेरिक ट्रांसपिरेशन इज लो। कब होता है, जब नाइट के टाइम जब हाई रूट प्रेशर होता है, और अर्ली मॉर्निंग में होता है जब हमारा मॉइस्चर इज़ हाई बट जो हमारा एटमॉस्फेरिक ट्रांसपिरेशन है वो लो है, ठीक। तो हमारा लीव्स की मार्जिन के थ्रू लॉस ऑफ वाटर को इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। और ये किससे होता है, हाइडाथोड्स से होता है। हाइडाथोड्स एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। अब ब्लीडिंग, मान लो कोई स्टेम में आप कट कर देते हो या उसको इंजर्ड हो जाते हैं, तो जब इंजर्ड पार्ट से उस सेल से आपको लॉस हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग। द एक्सुडेशन एस्केप ऑफ सैप, मतलब हमारी सैप की मतलब प्लांट जूसेस फ्रॉम अ कट और इंजर्ड पार्ट ऑफ प्लांट ड्यू टू हाई रूट प्रेशर, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, सब कुछ समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। सो अब मूव करते हैं टॉप बोर्ड MCQs एंड PYQs, ठीक है। ये क्विज है एक टाइप से, और ये आपके जो क्लियरेंस है उसको भी बढ़ाएगा और आपके क्वेश्चन भी अच्छे खासे हो सकते हैं, ठीक। टॉप बोर्ड MCQs एंड PYQs। अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन अ सर्टेन सॉल्यूशन श्रिंक्स। एक प्लांट सेल है जो कि सोल्यूशन में रखा गया वो श्रिंक कर रहा है, डेट मीन्स बाहर का कॉन्सेंट्रेशन लो रहा होगा, है ना। ऐसा किसमें होता है, हाइपरटोनिक में, हाइपर आइसोटोनिक गलती से लग गया, हाइपरटोनिक में होता है। नेक्स्ट गटेशन क्या होता है, टेक्स प्लस टू स्पेशलाइज्ड पोर्स कॉल्ड हाइडाथोड्स, है ना, अभी पढ़ा था। गिव साइंटिफिक रीजन, वी अप्लाई सॉल्ट और केमिकल फर्टिलाइजर नियर द बेस ऑफ द वीड्स टू किल देम। एडिंग सॉल्ट क्रिएट्स हाईली हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है कि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो रहा है कि लो हो रहा है, बताओ। बाहर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हाई हो रहा है कि लो, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन हमारा लो होगा, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, दिस कॉजेस एक्सोस्मोसिस, है ना। एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, तो वाटर बाहर की तरफ मूव करता है चल के, पुलिंग द वाटर ऑफ out of wheat cells. The cells completely lose turgidity, undergo plasmolysis and wheat dries up and dies, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर कि पानी ही चला जाएगा तो वीट ड्राई कर जाता है और मर जाता है, ठीक।
अब ये तो MCQs जो थी वो हाईली बोर्ड क्वेश्चंस में PYQs में पूछे गए थे, MCQs पूछे गए थे। बट जो है ना क्लास 10th ICSE की आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ना, क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको PYQ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होते हैं। और मेरा अप्रोच ये रहता है कि लगभग प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर के 10 क्वेश्चन पेपर 10 जो 10 सालों तक के क्वेश्चन पेपर उनको सॉल्व कर देना चाहिए। और ऐसे के लिए आपको एक सोर्स भी चाहिए होता है, तो इसमें मैं रिकमेंड करना चाहूँगी ओसवाल की बुक है, ठीक है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे हर एक चैप्टर का ये जिसके अंदर 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है 2027 की तरफ से, मतलब लेटेस्ट आपका सिलेबस पे बेस्ड है, ठीक है। 2017 से 2016 तक सारे सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है। एंड इसमें 900 प्लस ओरिएंटेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं एंड सेल्फ असेसमेंट शीट्स हैं। सो ये जो ओसवाल की मैं बुक आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में प्रोवाइड करूँ, इस लिंक के थ्रू आप इसको बाय कर सकते हो। और ये बुक में मतलब बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि इसके अंदर आपको 2017 2026 तक सारे क्वेश्चंस मतलब सारे जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सॉल्व मिल रहे हैं। प्लस पॉइंट ये भी है कि इसमें 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी है एंड प्लस इसमें सेल्फ असेसमेंट है और इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमारे क्वेश्चंस भी अवेलेबल, लेटेस्ट सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और द पिन कमेंट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप you like this video. Don't forget to subscribe my channel and like my video, and if